होंगे सेशन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। जब तक आप लोग शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जब तक अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि आइए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इंडियन सोसाइटी की इस क्लास को, तब तक मैं अपने बारे में बता दूं कि दोस्तों मेरा नाम मनोप उपाध्याय है। मैं आपका मेंटर और कोच हूं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साथ साथ में आप लोगों की मांग पर इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी और अब 28 जुलाई 11 बजे दोपहर से एथिक्स के पोर्शन भी मैं शुरू करने वाला हूं, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सेशन जो है आज 1:15 पर लेकर आया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसको ज्वाइन किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उसको मिस कर गए, लेकिन फिर भी हम इस सेशन को लेकर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन को लेकर आएंगे और पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में उन टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस का हो, साइंस टेक का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, फिर से अब की बार 110 पार, है ना। अब की बार एक 110 पार, इस नारे के साथ चलेंगे, है ना। ना रहेंगे बेरोजगार। मतलब 150 प्रश्नों में 110 प्रश्नों पर हम क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। और 110 पार अगर कर लेंगे आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो बेरोजगारी का कलंक तो ऐसे ही प्रीलिम्स एग्जाम वाला तो पास हो जाएगा, मेंस की जिम्मेदारी मेरी कि उत्तर को कैसे शानदार लिखे, ठीक है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट इन एग्जाम एंड प्लानिंग स्ट्रेटजी, मेंटर 20,000 प्लस स्टूडेंट्स, सिलेक्शन 300 प्लस स्टूडेंट, ठीक है। अभी तक के ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे आप लोग के प्रयास से। इस समय आप जुड़े हैं दोस्तों भारत के सबसे बड़े इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड सेशन देते हैं। और लाइव और रिकॉर्डेड सेशन को देखने के लिए आप लोग को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए करना क्या है, मोबाइल उठाइए और आपके मोबाइल में अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो लर्निंग ऐप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कीजिए गूगल के प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे पहले व्यक्ति हैं जो कि रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन करके क्लेम करके क्या कर सकते हैं, प्राइज जीत सकते हैं, जो कि आपको अनअकैडमी देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मेरी ही क्लास है और मेरी क्लास में ही नीचे आप जब जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फीडबैक फॉर्म होगा, बक्स बाउंटी फॉर्म होगा। अगर आपको लगता है कि सर आपने ये गलत पढ़ाया है या मैडम ने किसी ने ये गलत पढ़ाया है, तो आप उनकी कंप्लेन कर दीजिए वहाँ और साथ में आप प्रूफ दे दीजिए। अगर आपका कंप्लेन सही होता है तो उस टीचर के ऊपर जो है वो अनअकैडमी जो है वो कार्यवाही कर सकती है और आपको मिल सकता है एक बढ़िया सा शानदार सा प्राइज, ठीक है। तो गलतियां ढूंढिए और गलतियां ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ लीजिए और साथ में फीडबैक फॉर्म भी है, तो आप अपने टीचर का फीडबैक भी जो है वो दे सकते हैं। लाइक शेयर करते रहिए। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस जो है वो आज नहीं चल पाई, क्योंकि मैंने कारण बताया है, ठीक है। अब ऑनलाइन तो नहीं बता सकता है क्या कारण है, बाकी आप लोग जान ही रहे, दवाई चल रही है तो उसमें जो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके बाद आँख खुलती नहीं, ठीक है। तो बस यही कारण है इंटरनल सिक्योरिटी क्लास का ना चल पाने का, लेकिन ये क्लासेस 2 बजे चलेगी। इसके अलावा विजय पथ भौतिक भूगोल मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम जो है, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं और आंसर लेखन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रियांशु देबोई, सोनी राठौर, सोन, मोहम्मद आरिफ, शर्वेश राय, दिव्या पाठक, रूबी रानी, प्रीति पोयम, नेहा पांडे, सोन, ठीक है, हिली बिली क्यूटी पाई, दीपक कुमार कनौजिया, प्रदीप कुमार और एक तो कोई गुप्ता जी हैं भैया। ये कौन है भैया गुप्ता जी? ये गुप्ता जी जो जो हैं वो पता नहीं किसके वियोग में हैं, रोज आते हैं और बातें कह कह के जाते हैं। अब आप लोग में से तो कोई नहीं है ना गुप्ता जी जो इतने वियोग में हैं, करुणा से डूबे हुए हैं, एकदम से परेशान हैं कि तुम नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है ना। अमीरा 12 बजे चले आना, ठीक है, बस तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। 12 बजे आना है या 1 बजे क्लास में, ये भी बता देना।
नहीं आओगे क्या बाबू? अरे कौन है भैया? ये गुप्ता जी है। गुप्ता जी कृपया करके आप इस क्लास में ये सब मत कीजिए, हमारे जो बच्चे हैं वो अबोध हैं, कहीं इधर उधर इनका दिमाग सटक ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम जाने कि शेड्यूल कास्ट होता क्या है, ठीक है ना, और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है ये शेड्यूल कास्ट की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। तो फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट जो है क्लास को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं 1931 की, ठीक है ना। सन 1931 में पहली बार तत्कालीन जनगणना आयुक्त, जिनका नाम था एमएच हटन, इन्होंने संपूर्ण भारत में अस्पृश्य जातियों की जनगणना की ओर बताया कि भारत में 1108 अस्पृश्य जातियां हैं और ये जातियां जिनका धर्म नहीं था, इसलिए इन जातियों को बहिष्कृत जाति कहा जाता था। और इसलिए इन जातियों को, जिनको बहिष्कृत जाति कहा जाता है, 1931 में उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने देखा कि ये जो जातियां हैं, ये जातियां हिंदू, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन की तरह बहिष्कृत एवं स्वतंत्र वर्ग है, इसलिए उनकी सूची तैयारी कराने के लिए इन्हें संविष्ट जातियों की सूची में डाल दिया गया और इन्हीं संविष्ट जातियों को कहा गया अनुसूचित जाति, ठीक है ना। और इसी के आधार पर भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति अध्यादेश 1935 लाया गया, जिसके अनुसार कुछ सुविधाएं जो हैं इन अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है आपका क्लास, तो अब इधर उधर बातें नहीं करना। अनुसूचित जाति है क्या, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि इसी के आधार पर भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति अध्यादेश 1935 के अनुसार कुछ सुविधाएं दी गई और उसी आधार पर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति अध्यादेश 1936 को जारी कर आरक्षण की सुविधा प्रदान की। 1936 के उसी अनुसूचित जाति अध्यादेश पे बदलाव करके अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 पारित कर दिया गया और उसमें समय के साथ साथ आरक्षण का प्रावधान प्रदान किया गया और वही धीरे धीरे समय के साथ जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे बात करें तो इन 1931 फॉर द फर्स्ट टाइम द देन सेंसस कमिश्नर मिस्टर J.H. Hutton conduct a census of an untouchable caste of the whole of India and told that there are 1108 untouchable castes in India, or these were the castes which did not have religion. Therefore, these castes are called outcast, ठीक है। The British Prime Minister of that time, Ramsay MacDonald, ठीक है, saw the Hindus, Muslims, Sikhs are like Anglo-Indian, excluded caste are in an independent caste, so their list was prepared. The caste included in that list are called a scheduled caste, and based on this, some facility have been given by the government of India according to the Scheduled Caste Ordinance 1935. On the same basis, the government of India provided the facility of reservation by issuing the Scheduled Caste Ordinance 1936, and provision for the reservation was made by the passing the Scheduled Caste of Ordinance 1950 by modifying the same Scheduled Caste Ordinance of 1936, ठीक है ना। तो पूरा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कैसे अनुसूचित जाति कहा गया और किस प्रकार से अनुसूचित जाति ऑर्डिनेंस पास करके उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं वो दी गई। तो 1931 की पहली गणना, जिसमें माना गया कि कुछ लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे सिख धर्म से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, ऐसे लगभग 1108 जो अस्पृश्य जातियां हैं, अनटचेबल जातियां हैं, इन अनटचेबल जातियों को क्या चाहिए था? सुविधाएं चाहिए थी और सुविधाओं के लिए क्या किया गया? इन्हें लाया गया, ठीक है ना। क्लियर है? मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं और भारत के संदर्भ में जब हम शेड्यूल कास्टों की बात करते हैं तो जो नवीनतम आपके जनसंख्या के आंकड़े हैं, जो कि जनसंख्या गिनती हुई है, कब हुई है? प्राइमरी स्कूल के मास्टर लोग को याद होगा, जो कि उस समय अगर होंगे तो 2011। कहेंगे कि सर इस बार भी ड्यूटी करनी है 2021 में, अब 2022 में लेकिन हम लोग गिनेंगे, ठीक है। कौन कौन सा गणना करना है? पशु गणना, कुकुर गणना, बिलार गणना, आदमी गणना, मेहरारू गणना, पेड़ गणना, कुआं गणना, पानी टंकी की गणना, है ना, हैंडपंप की गणना, ठीक है, बच्चों की गणना, सब गणना करना है। और अब उस गणने में अब क्या आ रहा है? जाति गणना भी आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है ना, क्लियर है। तो as per the census 2011 the number of scheduled caste in India is 2013, यानी कि 2013 एंड 78,038, ठीक है ना। आपका जो अगर 2013 तक की बात हम करें तो 78,038
और 86 थी, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या जो थी 2013 और 78,086 थी, और ये भारत की कुल जनसंख्या का अगर हम बात करें तो लगभग 16.5% जो है वो अनुसूचित जाति थी। अनुसूचित जातियों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये ग्रामीण जो जनसंख्या, उस ग्रामीण जनसंख्या की कुल जनसंख्या की 18.5% तथा शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या की 12.5% के आसपास है। 2001 से लेकर 2011 तक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर जो देखी गई है, किसमें, आपकी अनुसूचित जातियों में, तो दशकीय वृद्धि दर जो देखी गई है वो 17.65% देखी गई है, ठीक है ना। और इस काल में जो अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है ना, और इस अवधि में के दौरान अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो क्या थी आपकी 20.5, ठीक है ना। तो 2001 से 2011 में हमने क्या देखा था 17.65, लेकिन 2011 इधर की बात करें तो हमें कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है 20.8। एज पर द सेंसस 2011 द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया इज 2013 एंड 78,086। इट इज 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। द शेड्यूल कास्ट आर 18.5% of the total population of rural area and 12.6% of the urban area, ठीक है ना। तो रूरल एरिया में जो परसेंटेज देखा गया वो 17.6% देखा गया। वही ग्रोथ रेट जो है आपका जो अर्बन एरिया में देखा गया वो दशकीय वृद्धि दर 20.8% देखा गया। थोड़ा सा करेक्शन उसमें कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में हम बात करें, एक एक करके हम चल रहे हैं, तो इसके अलावा अगर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, ठीक है, सॉरी, एज पर द सेंसस ऑफ 2001, ठीक है ना, 2001 की जनसंख्या के अनुसार देखें तो इट वाज 16.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अ टोटल ऑफ 15,153,850,5662 people belong to the scheduled caste and reside the rural area where the 4,75,27,524 people in the अर्बन एरिया, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हुए समझते चलिएगा, ठीक है ना। तो 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये माना गया कि भारत की जो कुल संख्या थी उसका 16.2% जो था वो अनुसूचित जाति थे। ये अनुसूचित जाति जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र जिसमें 15,38,50,562 लोग जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र में जो थे जो कि अनुसूचित थे, और शहरी में अगर देखें तो 4,75,27,524 लोग जो थे जो कि शहरी क्षेत्र में जो थे वो क्या थे आपके अनुसूचित थे, ठीक है ना। द शेड्यूल कास्ट आर 18.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया एंड 12.6% ऑफ द अर्बन एरिया। अनुसूचित जाति की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के लगभग ये कितने थे 18.5% थे, और शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 12.6% थे, ठीक है ना। तो ये जनसंख्या वृद्धि जो हमें देखने को मिला लगभग 17.6% के हिसाब से हमें जनसंख्या वृद्धि जो है वो देखने को मिला। तनु कुमारी हेलो, ठीक है ना। इस अवधि के दौरान, और तनु कुमारी आपको बिहार पुलिस में दरोगा बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि दर 20.8% थी, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दिस period the decadal growth rate of the scheduled caste was 20.8%. The decadal growth rate of this caste rate of the scheduled caste is the rural area was less than 15.75%, whereas it was more 41.3% in urban area because of their migration from village to the towns and cities, ठीक है ना। अब हम जो दशकीय वृद्धि दर के बारे में हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जो दशकीय वृद्धि दर अनुसूचित जाति की नजर आई, ठीक है ना, ठीक है ना। जो ग्रामीण वृद्धि दर हमें देखने को मिली तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने क्या देखा कि जो दशकीय वृद्धि दर है वो शहरी दशकीय वृद्धि दर की तुलना में क्या था, डिकेडल ग्रोथ की तुलना में क्या है आपका, क्या है, कम है। रीजन क्या है, रीजन ये है सबसे बड़ा प्रवासन। जिस प्रकार से गांवों से शहरों की तरफ हमें प्रवासन देखने को मिला है, तो गांव से शहरों की तरफ जब प्रवासन हुआ है तो इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग भी जो हैं वो रोजगार के लिए क्या है गांव से शहरों की तरफ गए हैं। तो शहरों में हमने जो दशकीय वृद्धि दर जो देखा है वो भी हमें क्या देखने को मिला है, ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों का जो अधिकतम अनुपात जिस राज्य में है
ठीक है ना। तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर अनुसूचित जाति हम देखें तो पंजाब में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में है और फिर हरियाणा है। तो स्टेट हैविंग मैक्सिमम रेशियो ऑफ द शेड्यूल कास्ट एज पर द सेंसस 2011 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट नंबर पे पंजाब, देन हिमाचल प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पंजाब में कितना है, तो 31.9% जो है टोटल पॉपुलेशन के जो है वो क्या है आपके शेड्यूल कास्ट है। आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25.2% है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो 23.5% है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 20.7% है, एंड लास्ट में अगर हम बात करें तो आपका हरियाणा है। तो ये टॉप 5 आपके जो हैं वो शेड्यूल कास्ट जो हैं शेड्यूल कास्ट वाले एरिया हैं, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप 5 जो आपके, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों के न्यूनतम अनुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अगर हम आरोही क्रम देखें, ठीक है ना, यानी कि अगर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग द मिनिमम रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बारे में हम देखें तो सबसे कम हमें कहां देखने को मिलता है, मिजोरम में 0.1%, ठीक है। इससे ज्यादा आपको मेघालय में दिखेगा 0.6%, उसके बाद हमें गोवा में दिखेगा 1.7%, फिर दादरा एंड नगर हवेली में दिखेगा 1.8% एंड दमन दीव में दिखेगा 2.5%। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव नो पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, लक्षद्वीप है, यहां हमें कोई भी शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस शेड्यूल कास्ट के क्लास इसको शेयर करते चलिए आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल क्लासेस जो है वो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो हम किस पे बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने कुछ स्टेट्स के और कुछ यूनियन टेरिटरीज के नाम लिए जहां हमने कहा कि यहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज को हम देखें तो दिल्ली हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। दिल्ली के बारे में हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हम देखेंगे तो वहां हमें अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या देखने को मिलेगी, जो संख्या देखने को मिलेगी वो सबसे ज्यादा है, लगभग 28.19 लाख जो है वो अनुसूचित जाति है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर इतनी अनुसूचित जाति आपको दिल्ली में कहां से मिल जाती है, तो भाई पलायन हो रहा है ना, माइग्रेशन हो रहा है, प्रवासन हो रहा है। लोग गांव से क्या है शहरों में रोजगार की तलाश के लिए जा रहे हैं। अब गांव से जब शहरों में रोजगार की तलाश के लिए जा रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर तो होगी ना। अब 2011 की जनसंख्या 2021 में आप करेंगे तो हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, या हो सकता है कि जो रीमाइग्रेशन हुआ है 2021 मतलब 2022 की अगर जनगणना करें तो जो रीमाइग्रेट हुए हैं लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन है, तो हो सकता है कि ये हमें कम भी देखने को मिले, या दशकीय वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो हो सकता है इसमें भी काफी हमें बदलाव देखने को मिले, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो इन शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिंग अनुपात के बारे में बात करें तो एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 943, इट इज 945 इन शेड्यूल कास्ट। अब भारत में लिंगानुपात के बारे में बात करें तो भारत का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में 943 जो है वो महिलाएं हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बारे में हम बात करें तो 1000 शेड्यूल कास्ट के पुरुषों में 945 जो हैं वो क्या हैं आपकी महिलाएं हैं, ठीक है ना। द सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 एज ग्रुप इन इंडिया इज 919 वेयर इट इज 933 इन शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना। अब लिंगानुपात अगर हम बच्चों की बात करें यानी कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के बारे में बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो 919 बच्चे जो हैं जो कि लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, ठीक है ना, 1000 बच्चों पे जिसकी उम्र 0 से 6 साल के बीच में है। लेकिन अगर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट में 933 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम लिंगानुपात देख रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या अगर हमें कहीं देखने को मिल रही है तो कहां देखने को मिल रही है, जनरल कास्ट में, बड़े कास्ट वाले में, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो सबसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले कास्ट कौन हो गए, सामान्य जाति वाले, है ना। सुधर जाओ सामान्य जाति वाले, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा हम देखेंगे तो राजपूतों में हमें देखने को मिलेगा, ब्राह्मणों में हमें देखने को मिलेगा। क्या हो गया है, पुत्र चाहिए था, क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड में तो आया है कि लड़की है, तो फिर गलत सलत हरकत कर लेते हैं पैसा देके, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट में आप जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब्स में जाएंगे तो ये नहीं है, ये चीजें क्या कहते हैं, ईश्वर की देन है, मानते हैं।
और कई जगह तो शेड्यूल ट्राइब्स में आप जाएंगे लड़कियों को पूजा जाता है देवी की तरह, ठीक है ना। यानी कि ये जो जनरल कास्ट वाले जो लोग हैं ना, ठीक है ना, जो पूरी तरह से मॉडर्न हो पाए हैं, ना पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को पकड़ पाए हैं, ना पूरी तरह से आधुनिक हो पाए हैं, ना पूरी तरह से अपनी संस्कृति को छोड़ पाए हैं, ये जो बीच में दही प्रकृति वाले लोग हैं ना, मतलब दही नहीं छाछ प्रकृति वाले जो लोग हैं, ये छाछ प्रकृति वाले लोग ही सबसे बड़ा बंटाधार किए हुए हैं, ठीक है। चलिए किसी आइएगा मत, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, द सेक्स रेशियो इन शेड्यूल कास्ट इज इन फेवर ऑफ फीमेल्स इन केरला, ठीक है ना। केरल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट का जो केरल में अगर हम देखें तो 1057 महिलाएं हैं शेड्यूल कास्ट की 1000 पुरुषों में। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 1056 जो हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। गोवा की बात करें तो 1015 महिलाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1008 महिलाएं हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 1004 महिलाएं हैं, ठीक है ना। मिजोरम इज द ओनली स्टेट वेयर द सेक्स रेशियो इन शेड्यूल कास्ट इज नॉट ओनली लोएस्ट इन द कंट्री बट डेप्लोरेबल ऑल्सो, ठीक है ना। तो मिजोरम की बात करें तो यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, बहुत लिंगानुपात जो है वो क्या है, इतना कम है, 509 महिलाएं हैं आपकी 1000 पुरुषों पे। तो ये क्या है कि बहुत कम ही नहीं है, ये मतलब निंदा योग्य है, डेप्लोरेबल है, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। सचिन सिंह अयोध्या स्वागत है आपका, ऋतु विश्वकर्मा स्वागत है आपका। तो शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिटरेसी के बारे में, अनुसूचित जातियों में साक्षरता के बारे में। अगर हम बात करें कि अनुसूचित जातियों में जो साक्षरता है, ठीक है, तो लिटरेसी इन शेड्यूल कास्ट एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द रेट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया इज 72.99%, whereas that it is schedule caste is 66.1%। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में जो साक्षरता दर है, टोटल साक्षरता दर की बात करें तो 72.99 मतलब 73% के आसपास बात कर रहे हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 66.1% है। राज्य वर्ग के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो राज्य वर्ग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो द रेट ऑफ लिटरेसी शेड्यूल कास्ट इन मिजोरम जो है वो 92.4% है एंड लोएस्ट इन बिहार इज 48.6%। तो राज्य वर्ग के बारे में बात करें तो मिजोरम में हम कितना देख रहे हैं कि 92.4%, ठीक है, आपका सबसे हाईएस्ट है आपका लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट में। और बिहार की स्थिति अगर हम बात करें तो बिहार जो है वो सबसे खराब स्थिति है आपके शेड्यूल कास्ट में, आपके शिक्षा में। दमन एंड दीव की बात अगर हम करें तो लिटरेसी रेट में आपका दमन दीव जो है द हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी इन शेड्यूल कास्ट इन दमन एंड दीव इज 92.6%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर्स अमेंडमेंट एक्ट 1990 शेड्यूल कास्ट कैन ऑल्सो बिलोंग टू द हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है ना। 1990 का जो शेड्यूल कास्ट आपका एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना, अनुसूचित जाति संविधान का अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 1990 के अनुसार अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से ही संबंधित हो सकते हैं। इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना है, इस पर भी ध्यान रखते हुए आगे किस किस से, या तो हिंदू हो सकते हैं, या तो सिख हो सकते हैं, या तो बौद्ध हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बिलोंग टू एनी रिलीजन्स, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजाति है, वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से जो है वो बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आज का जो पूरा क्लास लाया गया है इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स है द हिंदू, सोर्स है आपका शेड्यूल कास्ट के लिए जो मिनिस्ट्री है, नेशनल शेड्यूल कास्ट जो मिनिस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा सोर्स क्या है, राम आहूजा की बुक, और इसके अलावा और सब भी जो बुक्स हैं इंटरनेट के माध्यम से जो सोर्सेस मिले हैं उस सोर्सेस से लेकर मैं, या एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो है मामला है। अब एक एनसीआरबी की रिपोर्टेड है और वो रिपोर्ट किसके ऊपर है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो क्राइम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जो अपराध हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। द क्राइम अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सॉ अ राइज ऑफ 7% एंड 26% इन 2019 अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट, ठीक है ना। तो आपका जो ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, ठीक है ना, इसके हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियोयों के खिलाफ जो हिंसा है, जो हिंसा का अपराध है, ठीक है ना, ये हम क्या देख रहे हैं, ये 7% आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल कास्ट में, और 26% आपको जो देखने को मिलेगा वो शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। तो ये काफी जो है एक प्रकार से खतरनाक है। पल्लवी जायसवाल गुड इवनिंग, ठीक है। कैसा लग रहा है ये क्लास आपको, इंडियन सोसाइटी की क्लास? और इंडियन सोसाइटी क्लास अभी भी मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे आपको
बहुत कम मिलेगा, और बाइलिंगुअल तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो अपना फीडबैक भी अपना देते चलिएगा आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को। पल्लवी, सचिन, रितु, प्रियांशु, तनु, हिली बिली, आनंद, प्रकाश सिंह, सोनी राठौर, प्रियांशु दुबे, ठीक है, दिव्या, रोबी रानी, ठीक है ना। कैसा लग रहा है ये बाइलिंगुअल क्लासेस आपको, और एथिक्स की क्लासेस भी आपको ऐसे ही बाइलिंगुअल प्लस पे मिलेगी, ठीक है। तो अपना फीडबैक भी देते रहिए। किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही ना, अगर हो रही हैं तो पहले से क्षमा प्रार्थी हूं भाई मैं, ठीक है। चलिए, तो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, तो ये क्या है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके द्वारा प्रकाशित भारत में आपराधिक वार्षिक अपराध 2019 की जो रिपोर्ट हुई थी उसमें यह बताया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो अपराध है 2018 के तुलना में 2019 में लगभग 7% आपके अनुसूचित जाति में और 26% अनुसूचित जनजाति में वृद्धि देखी गई है, ठीक है ना। और ये डेटा जो है इसमें पश्चिम बंगाल का डेटा जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरफ से जो है कोई डेटा जो है वो दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो 2018 में जो है ये पश्चिम बंगाल के डेटा को छोड़कर जो है ये डेटा बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सॉ एन इंक्रीज इज ओवर 7% and 26% respectively in year 2019 compared to 2018, according to the annual crime in India 2019 report published by the National Crime Record Bureau. Due to the non-receipt of data from the West Bengal of 2019, the 2018 data has been used to arrive the national and city-wise figure. The NCRB said, NCRB ऐसा कह रहा है, ठीक है, कि ये स्थिति जो है आपकी पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो a total of 45,935 cases were registered for the committing crime against scheduled caste, showing an increase of 7.3% over 2018 when 42,793 such cases were recorded. तो सिर्फ आपके जो शेड्यूल कास्ट हैं इनके खिलाफ अपराध को करने के लिए जो कुल 45,935 जो मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं, जो 2018 की तुलना में हम देखें तो 2018 की तुलना में लगभग ये 7.3% की वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है ना। यानी कि जो पहले मामले 2018 में 42,793 थे वो बढ़कर 45,935 हैं, ठीक है ना। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो हैं वो आपको मामले देखने को मिले हैं। एट 11,829 केसेस उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट इन 2019। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11,829 मामले जो हैं वो अनुसूचित जाति के खिलाफ जो हैं वो किए गए हैं। और उसके बाद नंबर आता है किसका, राजस्थान का, जिसमें 6,794 केसेस जो हैं वो हुए हैं। उसके बाद नंबर आता है आपका बिहार का, जहां 6,054 केसेस इन बिहार एट अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट जो है वो आपको बताता है। अब शेड्यूल कास्ट के खिलाफ बलात्कार के मामलों के बारे में अगर हम बात करें, रेप केसेस के बारे में हम बात करें, और आप हमेशा रेप केसेस के बारे में आप सुनते हो कि दलित महिला के साथ जो है वो रेप हुआ, ठीक है। तो अब काफी सारे मामले सुनने को आते हैं। तो इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ रेप ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, राजस्थान टॉप दैट लिस्ट विद 554 केसेस। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें दलित महिलाओं के साथ सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद नंबर आता है आपके उत्तम प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का, जहां 537, और इसके बाद आता है मामा जी के प्रदेश का यानी कि 510 केसेस जो हैं वो हैं आपके कहां के, मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ केसेस ऑफ rape women belonging to the scheduled caste, Rajasthan is on top with 554 cases, followed by the Uttar Pradesh of 535 cases and Madhya Pradesh at 510 cases, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो एससी के खिलाफ द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, ये राइजिंग हेट आपको दिख रहा है। आप यहां देखिए कि 2015 से लेकर ये 2019 तक के एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से आपको दिख रहा है 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, ठीक है। ये आंकड़े जो हैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये लाल रंग जो है वो आपका क्या दर्शाता है, ये शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ हो रहे केसेस को दर्शा रहा है। और ये ब्लू कलर जो है वो आंकड़े क्या दिखा रहा है, ये शेड्यूल कास्ट के खिलाफ। तो 2015 के आंकड़ों की बात करें तो 2015 में जो है वो शेड्यूल कास्ट के साथ जो आपके जो हिंसा हुए थे उसके मामले थे 38,670, ठीक है ना। और ये मामले जो हैं ये अगर हम देख रहे हैं तो आपको कितना देखने को मिल रहा है,
कि ये 2019 में अगर हम देख रहे हैं तो ये मामले पहुंच गए हैं लगभग 46,000 के आसपास ये मामले, ठीक है ना, 45 से लेकर 47-50 के बीच में। तो लगभग हम क्या देख रहे हैं कि 45,935 मामले पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। वहीं शेड्यूल ट्राइब्स के साथ देखें 2016 में तो 6,568 जो हैं वो मामले हुए थे क्राइम अगेंस्ट पर्सन बिलोंगिंग टू द तो ये हम 5 साल में हम क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें यहाँ ग्राफ के हिसाब से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो इनके साथ जो है वो हिंसा बढ़ गई। इसका इमेज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके एक शेयर कर सकते हो। आपके सामने है राइजिंग हेट क्राइम अगेंस्ट पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स हैव शार्पली राइजन इन लास्ट 5 ईयर। इसका एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। विशाखा त्रिपाठी सर 4 PM क्लास रिकॉर्डेड करती हूँ क्योंकि क्लास क्लैश होती है, ठीक है। जैसे भी देखना है देखिए, लेकिन देखिए और देखने के बाद जो है जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उस पर भी बात कीजिए कि उस पर हम स्पेशल क्लासेस पे इसके मेंस के आंसर राइटिंग पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। 4 बजे की जो क्लासेस है यहाँ हम जो है वो क्लासेस चलेगी थ्योरी पोर्शन, और इसका रिकॉर्डेड सेशन हम कहाँ देखेंगे, रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे हम लोग इसका कहाँ, आंसर राइटिंग, सॉरी रिकॉर्डेड कह रहे हैं, आंसर राइटिंग जो मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे, वो हम करेंगे आपके स्पेशल क्लास पे। तो इस पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी प्रश्न मैं आपके साथ चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए भैया, है ना, लाइक शेयर करते रहिए। लाइक का मतलब समझते हैं आप लोग, हाँ, कहते हैं ना वो उसने आपको लाइक कर दिया, ठीक है। तो लाइक करने का मतलब ये नहीं है, लाइक का मतलब ये है कि ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है, मनोबल में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, आदमी जो है वो जमीन छोड़ के पार हो जाता है। क्या कनौजिया साहब, दीपक कुमार कनौजिया जी, बताइए सही बात की गलत बात, ठीक है ना, फटाफट बताइए, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, ठीक है, किसी ने शेयर किया है, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस स्क्रीनशॉट। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। नए नए फ्रेंड्स को भी जोड़ते चलिए, नए नए फ्रेंड्स को भी। और देखिए ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, वो आंकड़े भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक प्रश्न, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए तो मैं एक प्रश्न ही सर्च मार देता हूँ कि क्या यूपीएससी ने कभी ऐसा शेड्यूल कास्ट पे, तो यूपीएससी क्वेश्चन ठीक है। एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेड्यूल कास्ट, एग्जामिन द डिलेमा रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, नीता यादव, गुड इवनिंग, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से आपको उत्तर लिखना है, और एग्जामिन द डिलेमा रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, ये प्रश्न आया हुआ है आपका यूपीएससी में, ठीक है, और यूपीएससी का ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हैं ना, शेड्यूल कास्ट पे जो प्रश्न है, तो हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये दूसरा आंकड़ा दिख रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो क्राइम्स हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्राइम्स के हिसाब से ये क्राइम इन इंडिया 2019 एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए और लेकर शेयर कर दीजिए। जैसे देख रहे हैं हम क्या, सबसे ज्यादा हम क्या देख रहे हैं, राजस्थान में नंबर ऑफ क्राइम 6794, फिर मध्य प्रदेश में 5300, बिहार में 6544, गुजरात में 1014, तेलंगाना में 1690, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश 11829, ठीक है, केरला 8558, ठीक है, उड़ीसा 1886, आंध्र प्रदेश 2071, हरियाणा 1086, झारखंड 651 मामले, महाराष्ट्र में 2050 मामले,
कर्नाटक में 1504 मामले, हिमाचल प्रदेश में 189 मामले, छत्तीसगढ़ में 341 मामले, तमिलनाडु में 1144 मामले, उत्तराखंड में 84 मामले, दिल्ली में 76 मामले, पंजाब में 166 मामले, असम में 21 मामले, वेस्ट बंगाल में 119 मामले, जम्मू कश्मीर में 2 मामले, और टोटल पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो 45,935 मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और 22.8% मामलों आपको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर वीडियो नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। सभी के साथ ये दिक्कत तो नहीं है ना, रिफ्रेश कर लीजिए और इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, इसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ सकता है, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2019। ठीक है ना, क्राइम इन इंडिया 2019 एनसीआरबी रिपोर्ट। ठीक है ना, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप प्रियांशु दुबे जी। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थोड़ा क्लियर नहीं है, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। किस सबके साथ ये दिक्कत है, क्लियर वाली प्रॉब्लम सबके साथ है? सबके साथ है तो फिर से मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूं। बताते रहिए। नहीं है दिव्या, सही है, मेरे सामने भी जो है स्क्रीन क्लियर नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिए प्रीति पोयम। ठीक है, और बाकी जो है रिफ्रेश कर लीजिए, या आप लोग कुछ क्वालिटी इंक्रीज करते हो ना, वो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ टोटल नंबर ऑफ 8,257 cases were registered for the committing crime against scheduled tribes, an increase of 26.5% over 2018 when 6,521 such cases are registered. मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे जब हम बात करेंगे तो अलग से बात करेंगे, अभी शेड्यूल कास्ट पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले को हम छोड़ देते हैं। सिंपल हर्ट के मामले में अगर हम बात करें, साधारण चोट के मामले में अगर हम बात करें, तो शेड्यूल कास्ट के बारे में जो हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो जो सिंपल है, जैसे कि मारपीट देना, थपड़िया देना, इस पे हम बात करें तो लगभग हम देखें तो सिंपल हर्ट के केसेस जो देखें 1675 केसेस फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ क्राइम्स आर एट्रोसिटिस। एट्रोसिटिस मतलब कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपके अपराध और अत्याचार के अधिक मामले जो हैं, जो कि आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ हो रहे हैं, अकॉर्डिंग for 20.3% of total crime committed in 2019. It was followed by 1,110 cases of rape of tribal women, which accounted for 13.4%, and 880 cases of assault of a woman with the intent of outrage the modesty that accounted for 10.7% of the total cases. तो साधारण चोट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 1,675 मामलों में एसटी के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं शेड्यूल ट्राइब्स के। इसके बाद आदिवासी महिलाओं के बलात्कार के 1,110 मामले सामने आए हैं, जिसमें 13.4% और 880 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है ना, किसके, सील भंग करने के मामले या महिलाओं पे हमला। टोटल जो मामला है वो 10.7% के आसपास जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इस पे। कॉग्निजेबल क्राइम्स यानी कि संज्ञेय अपराध के बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉग्निजेबल क्राइम यानी कि संज्ञेय अपराध, किस प्रकार से संज्ञेय अपराध जो है वो किए जा रहे हैं। अ टोटल नंबर ऑफ 51,56,172 cognizable cases comparing to 32,25,701 Indian Penal Code once and 19,30,471 special and local laws crime were registered in 2019. It showed an increase of 1.6% in registration of cases over 2018. ठीक है, द एनसीआरबी से, एनसीआरबी ने क्या बात की है कि लगभग 50,74,653 मामले जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं
2018 की तुलना में 1.6% जो है वो मामलों में वृद्धि हुई है। अ टोटल ऑफ 4,05,861 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट द वुमेन वर रजिस्टर्ड इन 2019 कंपेयर टू 3,78,236 केसेस इन 2018। 2018 में हम देख रहे हैं कि 3,78,236 केस थे जिस महिलाओं के खिलाफ जो थे, और वो बढ़कर 4,05,661 हो गए हैं जो महिलाओं के खिलाफ है। तो लगभग 7.3% की हमें वृद्धि देखने को मिल रही है किस पे, महिलाओं के साथ जो है वो संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल क्राइम के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हम साइबर क्राइम के बारे में बात करें तो साइबर क्राइम भी जो है वो महिलाओं के साथ जो है वो बढ़ गई है। ठीक है ना, साइबर अपराध में 2019 में अगर हम देखें तो 63.5% के हिसाब से हमें वृद्धि देखने को मिल रही है इन 2019। टोटल नंबर ऑफ 44,546 केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर द साइबर क्राइम कंपेयर्ड ऑफ 27,248 केसेस इन 2018। तो 2018 में जो 27,248 मामले थे जो कि साइबर क्राइम के मामले थे, वो बढ़कर 44,546 मामले जो हो गए हैं साइबर क्राइम के हो गए हैं 2019 में। तो कुल मामलों में अगर हम बात करें तो 63.5% की हमें वृद्धि दर देखने को मिल रही है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठीक है 60.4% ऑफ साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर्ड वर फॉर द मोटिव ऑफ फ्रॉड फॉलोड बाय द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विद 5.1%, जिसमें आपका 2,266 केसेस हैं, काउजिंग डिसरिप्यूट विद 4.2%, जिसमें आपका 1,874 केसेस है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं तो धोखाधड़ी के 60% मामले हैं जो कि 26,891 से बढ़कर 44,546 हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यौन शोषण के जो मामले देख रहे हैं साइबर क्राइम के माध्यम से, आप देखते हैं जैसे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाओं के साथ जो यौन शोषण की घटनाएं देखने को मिलती हैं, है ना, तो ये यौन शोषण के मामले देख रहे हैं, इसमें भी हमें काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है बदनाम करने के, जैसे होता है ना कि लड़कियों, जैसे बार बार आप लोग से कहा जाता है कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप लोग अपनी फोटो का प्रयोग मत करें। होता क्या है कि जैसे ही आप अपने फोटो का प्रयोग करते हो तो जो ये साइबर क्राइम वाले लोग होते हैं आपका फोटो उठाते हैं और किसी वल्गर साइट पर या किसी इस प्रकार के साइट्स पर जो कि एडल्ट साइट्स होते हैं, वहां क्या करते हैं, आपके फोटो को किसी और के वीडियो के साथ पोस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अभी बीच में हमने देखा था कि एक केस हुआ था साइबर क्राइम का, जो केस बहुत तेजी से बढ़ा था, जिसमें काफ़ी फेसबुक के माध्यम से कि आपके नंबर मांगे जाते थे, आपके व्हाट्सअप नंबर मांगे जाते थे, और जैसे ही आप अपने व्हाट्सअप नंबर आप शेयर करेंगे तो सामने से कॉल आता था, और सामने से जब कॉल आता था तो एक रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी जिसमें आपका फेस दिख रहा है, क्योंकि आपके पास जब कॉल आएगा तो आप क्या करेंगे, फ़ोन रिसीव करेंगे, फ़ोन रिसीव करेंगे तो आपका चेहरा आएगा, और जस्ट सामने क्या होता था कि किसी भी प्रकार की एक एडल्ट्री वीडियो चला दी जाती थी और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था, और उसके बाद क्या कहा जाता था, आपके से पैसे की डिमांड की जाती थी कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बदनाम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो केसेस हैं ये भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, CHRI का जो स्टेटमेंट है, यानी कि कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव जो है, इसके जो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो है, इस पे हम क्या देखें, द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव अ पुलिस रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप सेड few cases were being registered for a specific discrimination against SC and ST। इन्होंने क्या कहा कि एक पुलिस सुधार वकालत समूह ने ये कहा है कि SC और ST के खिलाफ विशिष्ट भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कुछ मामले जो हैं ये भी दर्ज जो हैं वो किए गए हैं। ठीक है ना, क्राइम्स अगेंस्ट SC and ST include the following categories: atrocities committed by non-SC ST members under the scheduled caste and scheduled tribes, 1989 POA Act, the Indian Penal Code and the Protection of Civil Rights Act 1955। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके बाद POA अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के तहत गैर SC और ST सदस्यों के द्वारा किए गए अत्याचार अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है इसको लिया गया है। ठीक है ना, देयर लो परसेंटेज ऑफ केसेस रजिस्टर्ड जस्ट अंडर द POA Act alone indicates that very few cases alleging specific discriminatory action on the basis of caste and tribal identity that are defined as atrocities under the Section 3 of the Act are being registered on their own। तो केवल POA अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में ये किया गया है कि जाति और आदिवासी पहचान के आधार पर विशिष्ट भेदभावपूर्ण कार्य के जो है आरोप भी लगे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा सच एक्शंस आर रजिस्टर्ड मेनली व्हेन द accompanied by many IPC offense। ठीक है ना, तो इस तरह की कार्यवाही जो है काफी IPC के किसी अपराध के साथ जो है ये है
ठीक है। चलिए, तो प्लस के फीचर्स के बारे में भी हम बात करें, अभी क्लासेस कवर नहीं हुई हैं, अभी इसके बाद भी जो है कुछ टॉपिक्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया उन लोग के लिए है लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर में आप अपने सुविधा के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज को आप जितने बार मन करे एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। एक्जीक्यूटिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है, लाइव टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, आंसर राइटिंग सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम है। तो काफी सारे फायदे हैं प्लस की क्लासेस के। अगर आप लोग अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो कृपया करके प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर आप लाभ उठा सकते हैं। और प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको एक मूल कोड याद रखना है, ठीक है ना। और वो कोड क्या है, ANUP10 अनूप 10 का कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ्री क्लासेस जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्री क्लासेस जो आपकी आती हैं ये आप देख सकते हैं। या इस कोड के माध्यम से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे किसी भी कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको आपके फी में 10% का ऑफ मिलेगा, तो इसको आप भूलिए मत, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे RO की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है वो प्लस के आपके ये क्लासेस चल रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, मेंस एग्जाम, तो उनके लिए आप देखिए कि ये जो है आपका मेंस का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है लक्ष्य के नाम से, जो कि आपका 27 जून से लेकर 24 अक्टूबर। और बैच की बात करें तो ये ऑप्शनल का कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। तो और भी जो बैचेस हैं, अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन सा, अब हम संवैधानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या क्या किया गया है, ठीक है, क्या क्या रखा गया है। NCRB क्या है आपका, ठीक है ना, सॉरी NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट क्या है, इसके ऊपर हम बात करें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किन अनुच्छेदों में इसके बारे में चर्चा की गई, इन सारे मुद्दों पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा का काम करती है। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद दिस कमीशन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 जो है वो क्या करता है, इस आयोग से संबंधित है, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर अ नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विद ड्यूटी टू investigate and monitor all matters relating to the safeguard provided for them, to inquire into specific complaints and to participate and advise on the planning process of their socio-economic development, etc. ठीक है ना। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है और उनके लिए प्रदान की गई जो भी सुरक्षा उपाय हैं उनसे संबंधित मामलों की जांच और निगरानी भी करता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई विशिष्ट शिकायत हो किसी का, उसका जांच करना, सामाजिक आर्थिक विकास का कोई योजना है और उसकी प्रक्रिया में भाग लेने की सलाह देना और कर्तव्यों के साथ जो है उसके लाभ के बारे में चर्चा करना, ठीक है ना। आई होप कि सभी लोग गेट कर रहे हैं। आर्टिकल कौन सा है, 338। कौन सा है, 338। कौन सा है, 338। तो 338A क्या है, ठीक है ना। 2003 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, याद है तो कमेंट में लिख दीजिए कौन सा था, फटाफट लिखिए ना कमेंट में। 2003 338A कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और 338 में क्या है, तो 338A में क्या है, फटाफट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में हम बात करेंगे, इसके इतिहास और उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। किसके, नेशनल कमीशन, ठीक है। तो इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 338, ठीक है ना। तो शुरुआत में क्या है, प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया था। A special officer was designated as the commissioner for the scheduled caste and scheduled tribe। तो विशेष अधिकारी जो था वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित होता था, ठीक है ना। 65th अमेंडमेंट इन 1990, ठीक है ना। 65वां संशोधन जो था वो कब हुआ था, आदित्य कुमार, स्वागत है, ठीक है ना। 65वां, लाइक शेयर करते रहिए, और पहली बार अगर चैनल पे आप लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटा बजा दीजिए, मंदिर के घंटे की तरह, ठीक है। जैसे मंदिर में घंटा बजा के क्या करते हो, ईश्वर को आप बता देते हो कि हे ईश्वर हम आ चुके हैं आपके शरण में, तो यहाँ अपने गुरु को बता दीजिए, ठीक है ना, कि गुरु जी हम आपके शरण में आ चुके हैं और अब बस उद्धार चाहिए, साथ में
बस मिलकर क्या करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। और ये तूफानी इस बार कैसी होगी, इस बार सिलेक्शन की, ठीक है ना। तो आज मैंने एक नया नारा दिया, अब की बार 110 पार, नहीं रहेंगे बेरोजगार, है ना। अब की बार 110 पार, नहीं रहेंगे बेरोजगार। बताइए कितने लोग जिंदाबाद कर रहे हैं इस नारे के साथ, बचवा बचिया लोग बताइए। सभी उत्तर प्रदेश से ही होंगे, कुछ अन्य राज्यों से हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश का ना हो कि अन्य राज्य से है, यूपी के बाहर का कोई स्टूडेंट हो तो बताए, ठीक है ना। तो 65 अमेंडमेंट 65वां संविधान संशोधन 1990 के बारे में बात करें तो इसने एक सदस्य प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में बदल गया। इट रिप्लेस्ड द वन मेंबर system with a multi-member national commission for the scheduled caste and scheduled tribes. The constitution, ठीक है ना, the Constitution 65 Amendment Act 1990 Amendment Article 338 of the Constitution, ठीक है ना। 89 Amendment in 2003, 89वां अमेंडमेंट जो है जनरल के कट ऑफ पीसीएस के बस 110 जाएंगे सर। अरे 110 प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा। आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 150 110, मैं नंबर की बात नहीं करता, मैं प्रश्नों की बात करता हूं, ठीक है ना। तो 110 प्रश्न मतलब 110 गुणे 1.33 कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे कैटेगरी का जो कट ऑफ अभी एग्जाम जो है वो 24 अक्टूबर को होगा, ठीक है। ये प्रश्न मत पूछा कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जब आप पूछते हो तो आदित्य कुमार पंजाब से हैं, ठीक है, स्वागत है, ठीक है ना। तो सभी का स्वागत है, हर राज्य मतलब भारत से है ना, बस खत्म बात। स्टूडेंट है ना, पढ़ना है ना, बस सब कुछ सही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था कि एग्जाम तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। कट ऑफ की बात पूछेंगे तो मैं अभी बता दूं कि एग्जाम नहीं हुआ, 24 अक्टूबर का एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी कट ऑफ जनरल कैटेगरी अगर आप 104 से 105 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप सही हैं, ठीक है, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जनरल कैटेगरी, ठीक है। बाकी के उस हिसाब से 2-2 3-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नीचे कर लीजिए। इसलिए मैं 110 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि 110 ऊपर कीजिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। चलिए हम यहां आ जाते हैं। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 इसने एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग में बदल दिया। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम 1990 ने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया। 89वां संशोधन कब हुआ था, 2003। बाय दिस अमेंडमेंट ऑफ by 89th amendment, by this amendment, the erstwhile National Commission of SC and ST was replaced by two separate commissions from the year of 2004, which were National Commission for Scheduled Caste NCSC and National Commission for Scheduled Tribes. This is called NCST under the article of 338A. ठीक है। तो ये जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था आपका कब, 2003 में, और उसके बाद 2004 से लागू कर दिया गया था, जब शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग जो है हमने देखा था कि विभाजित कर दिया गया था। एक का नाम जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC कर दिया गया था, और एक का नाम जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, और दो आर्टिकल 338 और 338A के अंतर्गत विभाजित किया गया था, ठीक है ना। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन होते हैं, एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर होंगे, ठीक है ना। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका जो नियुक्ति होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, बाय वारंट ऑर्डर इन हिज हैंड एंड सील, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनके हाथ में एक मुहर के तहत, ठीक है ना, एकदम सील लगा हुआ एक लिफाफा पकड़ाएंगे और हो जाएगा। इनका काम क्या होगा, फंक्शंस क्या होंगे, इनके कार्य क्या होंगे, तो मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल इशू कंसर्निंग द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द SC अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लिए प्रदान की गई सुरक्षा उपायों के संबंधित सभी मुद्दों की निगरानी और उसका जांच करना जो है इनका कार्य है। ये केवल ऐसे नहीं है, ठीक है ना, कि बस मिल गया है मजे करने के लिए। जांच कीजिए, क्या जांच करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो भी सुरक्षा उपाय हैं उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसकी निगरानी कीजिए, उसकी जांच कीजिए, ठीक है। दूसरा, इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द डेप्रिवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के अधिकार और सुरक्षा उपाय से वंचित करने के लिए संबंधित शिकायतों की जांच करना। तीसरा, टेकिंग पार्ट इन एडवाइजिंग द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द प्लानिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC, अनुसूचित जातियों के सामाजिक और सुरक्षा उपाय से वंचित करने संबंधित शिकायतों की जांच करना, ठीक है। इसके अलावा
रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सेफगार्ड, इन सुरक्षा उपाय के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को क्या करना, नियमित रिपोर्ट देना। ठीक है, रिकमेंडिंग स्टेप टू द टेकन टू द फर्दर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द एससी, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उस कदम की सिफारिश करना। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एनी अदर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द वेलफेयर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द एससी कम्युनिटी, अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण संरक्षण विकास से उन्नति से संबंधित कोई भी कार्य होगा उन सारे कार्य को करना। ठीक है, द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद द रिगार्ड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज इट डज विद द रेस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आयोग एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में इसी तरह के कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक जैसा होगा वो इससे संबंधित जो भी है उसका काम करेगा। इसके अलावा till 2018 the commission was also required to discharge similar function with the regard to the other backward classes. It was relieved from this responsibility by 102nd amendment act of 2018। तो 2018 के आयोग 2018 का जो आपका अमेंडमेंट था, कौन सा अमेंडमेंट था आपका, 102वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम था। ठीक है ना, इसमें इस जिम्मेदारी को क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया गया था कि आयोग के हिस्से से अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उसका जो निर्वहन था, मतलब कुल मिला के अन्य पिछड़े वर्गों को क्या कर दिया गया था, उनके लिए एक अलग आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है ना, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना, तो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए और कौन से प्रोविजन है, थोड़ा सा इसको फटाफट कर लें क्योंकि अगली क्लास भी है। ठीक है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना, तो अनुसूचित जाति के लिए उत्थान के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। सबसे पहले आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, रेफर्स टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट, यानी कि उनकी उन्नति के लिए, किसकी उन्नति के लिए, शेड्यूल कास्ट की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। आर्टिकल 16(4) स्पीक ऑफ द रिजर्वेशन मैटर ऑफ द प्रमोशन ऑफ एनी class or classes of the post in the service under the state in the favor of scheduled caste, scheduled tribes which are not adequately represented in the service under the state। ठीक है ना, ये क्या बात करता है कि अनुच्छेद 16(4) SC/ST के पक्ष में राज्य के तहत सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्ग के पदों पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण की बात करता है जो राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी, क्या बात करता है, अस्पृश्यता को समाप्त करने के बारे में बात करता है। आर्टिकल 46 required the state to promote with special care the education and economic interest to the of the weaker section of the people and in particular of the scheduled and caste and tribes and protect them from the social injustice and all forms of exploitation। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 के बारे में बात करें तो क्या करता है, राज्य के जो लोगों को, जो कमजोर वर्ग हैं उनको विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो हैं, जो कि शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्हें विशेष देखभाल करने की आवश्यकता है और उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिससे कि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनको बचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अनुच्छेद 335 आर्टिकल 335 प्रोवाइड्स दैट द क्लेम ऑफ द all the members of the scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into consideration constantly with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to service and post in the connection with the affairs of the union or state। तो 335 क्या बात कर रहा है, यह प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को संघ और मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के साथ साथ इस पर ध्यान रखा जाएगा और ये काम किसका होगा, राज्य का। आर्टिकल 330 के बारे में हम बात करें और आर्टिकल 332 के बारे में बात करें तो ये दोनों क्या बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो संविधान का 330 और 332 किसकी बात करता है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में क्या करता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटों के आवंटन के बारे में, आरक्षण के बारे में बात करता है। इसके अलावा अंडर पार्ट 9 रिलेटिंग टू द पंचायत, ठीक है ना, तो पंचायतों से संबंधित जो भाग 9 है और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9(1) है, ठीक है ना, and part 9A of the constitution relating to the municipalities reservation of SC and ST in local bodies has been envisaged and provided। ठीक है, तो दोनों में हम देखें, चाहे भाग 9 देखें चाहे भाग 9A देखें, दोनों में क्या है, एक जगह आपका पंचायत में, दूसरा नगर पालिकाओं में स्थानीय निकायों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई है और इसके लिए जो है वो क्या किया जाएगा,
और आरक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये रहा आपका क्लास दोस्तों। कैसा लगा आज का क्लास? अनुसूचित जाति से संबंधित था, जिसमें हमने संवैधानिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति को देखा, अनुसूचित जाति है क्या, अनुसूचित जाति के खिलाफ जो क्राइम्स है पूरे भारत में देखा, किस प्रकार से इनके क्राइम्स इनके खिलाफ एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से हमने देखा कि किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, और इस क्लास के माध्यम से आप जो भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं लास्ट 10 ईयर में, आप देख लीजिए कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो भी मेंस में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए उसके उत्तर लेखन का प्रयास कीजिए। मेरी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पे और भी प्रश्न आपके साथ साझा करूं, और इसके उत्तर लेखन पर हम लोग प्रयास जो है वो स्पेशल क्लास प्लान करके करेंगे। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट ये कोड यूज कीजिए ANUP अनूप 10। ठीक है, और देखिए कि यूपीपीएससी पे भी आप लोग यूपीएससी के कोर्स को फॉलो कर रहे हो, है ना। तो यूपीपीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी, पेट, लेखपाल, बीओ और ऑप्शनल कोर्स सभी को फायदे हैं। ठीक है ना। 24 महीने का फी 8,400 है, 7,560 आपको पे करना पड़ेगा कोड यूज करने के बाद। 12 महीने की फीस 7,000 है, 6,300 पे करना होगा। 6 महीने की फी 5,600 है, 5,040 करना होगा। 3 महीने की फी 3,500 है, 3,150 करना होगा। 1 महीने की फी 1,400 है, 1,260 जो है वो पे करना होगा। ठीक है, तो कोड क्या यूज करना है? ANUP अनूप 10। जिन स्टूडेंट्स के जो कोड हैं जिनका एक्सपायर हो गया होगा वो क्या करेंगे कि नए मोबाइल नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी बिहार सब्सक्रिप्शन ऑफर, इसका आप लाभ उठाइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको आने वाली सारी क्लासेस के बारे में जानकारी मिलेगी। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।